सबका क्लास छोटा हुआ है। देखो, केमिस्ट्री में शुरुआती चीजों का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। वो चीज यदि छूट जाएगा तो केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा, किन्हीं से पढ़ लीजिए समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक थोड़ा मायने रखता है, इसीलिए पहले हम उसी को क्लियर कर रहे हैं। देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आप सबसे पहले एक टेबल लिख लीजिए, बिना किसी चीज को समझे हुए, जिसमें हम एक तरफ लिखते हैं एटॉमिक नंबर, बीच में हम लोग लिखेंगे सिंबल, और इधर लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को बाबू ए से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर को जेड से। कुछ गिना चुना एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट का खोज हुआ है। उस 118 एलिमेंट में मुश्किल से 30-35 एलिमेंट ऐसा है जो पूरे केमिस्ट्री में रन करता रहता है। तो उस 30-35 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बिना किसी कंसेप्ट के आपको याद रखना है। ये सबसे पहला जरूरी चीज है। तो आप इसको 1 से लेकर 30 तक लगातार लिखिए, हम लिखा रहे हैं, आप थोड़ा तेजी में इसको उतारिएगा। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एटॉमिक नंबर 1, 4, 7, 9, 11। बेसिक कंसेप्ट में आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगा जहां तक। और पेरियोडिक टेबल में तो ये लिखा हुआ रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़िया लिखा हुआ रहेगा। एटॉमिक मास में ये हमेशा डेसिमल में दिया हुआ रहता है। जैसे एटॉमिक एटॉमिक नंबर 1 आ जाइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ रहेगा 1.008। इस तरह से डिसिमल में रहता है, तो उतना याद नहीं करना होता है। जो उसका होल नंबर उसके आसपास का होता है, बस उसको याद रखना होता है। क्या हो गया यहाँ तक? एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन का होता है, 14 होता है। ये टेबल अभी लगातार एटॉमिक नंबर 30 तक जाएगा, 30 तक। एटॉमिक नंबर 8, 9। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 होता है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 19 होता है। क्या लिखते जा रहे हैं साथ साथ? हम इस टेबल को इधर पूरा कर रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक यहाँ आता है। नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32,
और इसका होता है 35.5। लिख लेंगे इसमें। एटीन, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39, इसका भी 40 होता है, स्कैंडियम का 45, 48, 51, 52, 55। 26, 27, 28, 29, 30। कोबाल्ट, निकेल, नहीं गड़बड़ हो गया है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसका होता है 56, इस दोनों का होता है 59, इसका 63.5 और इसका 65। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक जितना भी एलिमेंट है ना, सब का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसकी जरूरत खूब ज्यादा पड़ती है और इसका कोई इलाज नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। उठा के लाओ तो। ये 1 से 30 तक था और दो चार को और जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे छोड़ छोड़ के आता है, इसको भी लिख लीजिए तो। जैसे एटॉमिक नंबर 35 ब्रोमीन का होता है, 80 होता है इसका एटॉमिक मास। 47 सिल्वर होता है, इसका 108 होता है। 53 आयोडीन होता है, 127। 79 AU गोल्ड इसी को कहते हैं, इसका 197 होता है। 80 मरकरी का होता है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, बस पूरा केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 11 12, इस सब एलिमेंट को छोड़ के दूसरा कोई नहीं आएगा कैलकुलेशन में, और इसको तुम याद रखना। यहां तक हो गया क्या? सुनिएगा ध्यान से। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अभी लिखना मत। एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और इसी टाइप का एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं आयनिक मास। और इस तीनों को यदि हमको एक वर्ड में बोलना हो तो इसको बोला जाता है फॉर्मूला मास।
अब ये फॉर्मूला मास क्या है आप इसको समझें। पहले आप एक चीज बताइए कि हम यदि Na लिखते हैं तो यह सोडियम के एटम को रिप्रेजेंट करता है, और यदि हम H2O लिखते हैं तब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर का मॉलिक्यूल है ये। और यदि हम कहीं पर लिख दें NO3 माइनस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आयन को। एक्चुअल में आप 9th 10th में तीन चीज पढ़े होंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और रेडिकल्स। इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, और इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? आयन। इस सब पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि आप जानते तो जरूर होंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा और बेहतर तरीके से आप इसको जाने वो जरूरी है समझना। लेकिन फॉर्मूला मास क्या है आप इसके इस पर जाइए। फॉर्मूला मास का मतलब उसमें एटम भी आ सकता है, उसमें मॉलिक्यूल भी आ सकता है, और उसमें आयन भी आ सकता है। एटम है उसके मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है उसके मास को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, और कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है चाहे उस पर माइनस चार्ज रहे या उस पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज भी आपको मिल सकता है, तो चार्ज पार्टिकल को ही हम लोग आयन कहते हैं, और आयन के मास को ही क्या कहा जाता है? आयनिक मास। इस तीनों को यदि कॉमनली हम कभी बोल दें कि फॉर्मूला मास, या इस देखिएगा कभी कभी आपको वेट लिखा हुआ भी मिलेगा, फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट, मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, इसलिए इसको हम मिटा दिए हैं। जैसे H2O का फॉर्मूला वेट क्या होगा, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है? सभी एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देना होता है। कितना एटम है इसमें? हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। बताइए हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 1। कितना एटम है इसमें? 2। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, अभी तुरंत लिखा है जो टेबल, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18। अब आपसे कोई पूछे कि NO3 माइनस का मास निकालिए, बताइए तो क्या होगा नाइट्रोजन का? देख के बताइए, देख के बताओ। 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 एटम है ना ये, तो 16 × क्या करेंगे? 3। क्या हो जाएगा ये? 62। चार्ज के रहने या ना रहने से, प्लस रहने से या माइनस रहने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चार्ज को मास को निकालते वक्त कंसीडर नहीं करना है। इसी प्रकार यदि हम आपसे पूछें कि H2SO4 का मास क्या होगा, बताइए तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो। सल्फर का देखिए 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक 64। आप इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 98। क्या आई बात समझ? अच्छा हम सिर्फ सोडियम का लिखना चाहे तो क्या होगा इसका? 23। अब देखो आयन का जो मास निकाला यही क्या कहलाएगा? आयनिक मास। एटम का जो तुम मास निकाले यही क्या कहलाया? एटॉमिक मास। और ये कौन चीज का मास निकला है? मॉलिक्यूल का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो हम ये कह रहे थे कि हम कभी भी बोले फॉर्मूला वेट, तो तुम ये समझो कि जो चीज गिवन है उसी का मास। गिवन चीज क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है। यही तीनों चीज से तो भेंट होगा केमिस्ट्री में। या तो अकेला सिंबल मिलेगा, या दो या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ी हुई रहेंगी लाइक दिस, और एक तीसरा टाइप का मिल सकता है जिसमें या तो वो अकेला रहेगा या दो से अधिक चीज जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन उस पर चार्ज रहेगा, या तो प्लस नहीं तो माइनस। ऐसा पार्टिकल आयन कहलाएगा, इस तरह का पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, और इस तरह का पार्टिकल एटम कहलाएगा। आगे एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इस सब में आपको अंतर समझाया जाएगा कि प्रॉपर इसका मतलब क्या है। तो आप इसको लिखिए तो।
वहां से टाटा शुरू कीजिए। तो हम कहीं भी फॉर्मूला वेट बोलें तो आप तुरंत समझ लीजिए कि जो गिवन चीज है, जो गिवन फॉर्मूला है, उसके मास को जोड़ जोड़ के लिखना है। अकेला एटम है तो खाली एटम का मास लिख दीजिए। दो या दो से अधिक जुड़ा हुआ है तो जोड़ के लिख दीजिए, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, फॉर्मूला वेट, या आप इसको चाहें तो फॉर्मूला मास कह सकते हैं। इसके अंदर अंतर्गत कितना चीज आएगा बताइए तो? तीन चीज। कौन कौन चीज? वो आप ऊपर लिख चुके हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास। लिखेंगे सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स present in a given formula। गिवन फॉर्मूला में आपको ये तीन चीज मिल सकता है। सिर्फ एटम मिल सकता है, या दो से अधिक एटम जुड़ा हुआ रहेगा जिसको आप मॉलिक्यूल कहते हैं, या ये आपको आयन भी मिल सकता है। सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए गिवन फॉर्मूला इज कॉल्ड फॉर्मूला वेट। एज फॉर एग्जाम्पल H2O, HNO3, NO3 माइनस, NO2 प्लस, CaCO3, NaOH, NaCl, HCl, H2CO3, ये सब। क्या आप इसका मास जोड़ लेंगे या नहीं? कर सकते हैं आप? यानी फटाफट जोड़िए तो। इस जोड़ में आपको उस टेबल की जरूरत पड़ेगी, यानी जल्दी से जोड़ के निकालिए।
इसको जोड़ने के लिए इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कौन सा एटम है, उसकी संख्या कितनी है और उसका एटॉमिक मास कितना है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन का दो एटम है, एक हाइड्रोजन का होता है एक, दो एटम है तो एक गुना दो प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। यहां देखिए हाइड्रोजन का 1, अभी तुरंत एटॉमिक मास लिखे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एक ऑक्सीजन का 16 तो तीन ऑक्सीजन का 48, कितना हो जाएगा 63। तो ऐसे ही तो जोड़ के निकालना है, नाइट्रोजन का 14 48 जोड़िएगा तो आ जाएगा 62, इसमें जोड़िएगा नाइट्रोजन का 14 ये हो जाएगा 32, यह आ जाएगा 46। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, ये जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। NH में सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये 40 हो जाएगा। NaCl 23 प्लस 35.5, ये 58.5 हो जाएगा। HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन का 35.5 होता है, ये जोड़िएगा तो आपको 36.5 आ जाएगा। H2CO3 में हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 तो 48। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इसका इसका ठीक तो है। H का एक होता और अच्छा ये चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 62। और इसका जोड़ के बताइए, कैल्शियम का कितना 40। अच्छा इसका कैसे जोड़ेंगे, OH का निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एक 17, 17 इंटू 2 कर दो, होल थ्राइस रहता तो 17 इंटू 3 करते, तो ये आपको हो जाएगा 74। क्या जैसे ही ना आएगा, एक लास्ट निकाल लो CA3PO4 का होल 2, मतलब आपको फॉर्मूला वेट जोड़ने आना चाहिए, और ये जोड़ने तब आएगा जब आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप तुरंत में रट्टा मार लीजिए और आपसे रटा भी जाए, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको आप याद करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कैल्शियम का होता है 40 इंटू 3 करना पड़ेगा प्लस, फॉस्फेट का जोड़िए, फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 64 हो जाएगा, 95 आ जाएगा क्या, अरे इसका जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 95 इंटू 2, सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 और प्लस ये हो जाएगा 190 हो जाएगा ना, जोड़ेंगे तो आपको ये आ जाएगा 310। तो इस तरह का काम उम्मीद करें कि आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग तीन चीज के बारे में समझते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। इसी में आप सीख लेंगे एटम को, मॉलिक्यूल को एंड आयन को। हम इस सब का प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार ओवरऑल समझते हैं कि ये सब क्या होता है। एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, रेडिकल हो गया, ये सब क्या है इसको समझिए आप। सबसे पहले एलिमेंट्स, बीच में हम लेंगे कंपाउंड को,
और इधर लिखते हैं रेडिकल को। अब लिखना नहीं है, इस हेडिंग तक यदि आप पहुंच गए हैं तो अब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, देखना है। देखो, मान लीजिए कि यह एक लोहा का रॉड, लोहा का रॉड छोटा सा। तो यदि ये लोहा का रॉड है तो इस रॉड में सिर्फ और सिर्फ लोहा का ही एटम होगा। आप याद कीजिए, आपको बेसिक साइंस में बताया गया होगा, बेसिक केमिस्ट्री में, कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है, उसी को हम एटम कहते हैं। तो बताइए, लोहा के इतना छोटा सा पार्टिकल में एक बहुत सारा एटम होगा लोहा का। तो ये सारा का सारा एटम किस चीज का होगा? आयरन, Fe। ये सब का सब Fe है। यदि शुद्ध रूप से इसमें Fe है तो ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? किस चीज का एलिमेंट? आयरन एलिमेंट। ठीक है। और आप इसमें से इस एक पार्टिकल को निकाल लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर, इस एक पार्टिकल को निकाल लीजिए, इस एक पार्टिकल को निकाल लीजिए, तो इसको कहा जाएगा Fe एटम। तो आपसे कोई पूछे कि Fe एलिमेंट लिखना सही है या Fe एटम लिखना सही है, तो आप बताइए तो दोनों में कौन सही है? Fe एटम लिखना सही होगा या Fe एलिमेंट लिखना सही हो? तो सच्चाई ये है कि ये दोनों लिखना सही है, दोनों लिखना सही है, लेकिन अंतर है दोनों में, दोनों के समझ में अंतर है, दोनों के कंसेप्ट में अंतर है। जब आपसे कोई कह रहा है कि आप Fe एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर ढेर सारा Fe का एटम एकजुट हो गया है, एसोसिएट है। और यदि आपसे कोई कह रहा है कि Fe एटम, इसका मतलब Fe का सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल की बात कर रहा है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट इज एटम। यानी पूरे एलिमेंट का निर्माण किस चीज से होता है? एटम से होता है। आप इसको इस रूप में यदि नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए एक बोरा है, उसमें गेहूं भरा हुआ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं है, गेहूं के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। आपसे कोई पूछे कि क्या है रखा हुआ, क्या बताइएगा? गेहूं, गेहूं है। हाँ, एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट का ही केस हुआ, गेहूं है वो। अच्छा, अब ये बताइए कि यदि उस बोरा को खोलकर एक दाना निकाल ले और आपसे पूछे कि बताओ ये क्या है, क्या है वो? गेहूं है। तो दोनों तो गेहूं है, फिर दोनों में अंतर क्या है? बोरा वाला गेहूं, जहां पर गेहूं का ढेर सारा पार्टिकल आपस में एक जगह पर रखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। और उस एलिमेंट का जो सबसे छोटा एक पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? एटम। बस एग्जैक्टली यही अंतर है। समझ में आ गया? यानी Fe एलिमेंट की बात कह रहा है तो आप यूं समझ लीजिए कि बोरा में गेहूं रखा हुआ, और Fe एटम की बात कर रहा है, इसका मतलब गेहूं के एक दाना की बात की जा रही है। तो बताइए, गेहूं का एक दाना क्या बिल्डिंग ब्लॉक नहीं कहलाएगा उस पूरे बोरा का? क्योंकि उस पूरे बोरा का निर्माण तो गेहूं के दाना से ही हो रहा है। समझ में आया कि क्या है ये? तो यदि गेहूं के बोरा को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम यही ना कहेंगे कि यदि गेहूं के दाना से ही सिर्फ पूरा का पूरा बोरा बना दिया, गेहूं का बोरा है, हाँ या ना? अच्छा, उसमें चावल मिल जाए तब क्या, तब उसको आप कह पाइएगा गेहूं का बोरा? तब आप कहिएगा गेहूं चावल का मिक्सचर है वो। तो इसी तरह की बातें आगे आगे आएगी, लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम्पल के रूप में लेना जरूरी होता है। आप उस एग्जाम्पल से ना आपके दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा केमिस्ट्री, जो हम कहना चाह रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से होता है। इट मीन्स एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय और मेड अप बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। क्लियर है ये? अब जैसे हम आपसे पूछें कि कॉपर एलिमेंट और कॉपर एटम में क्या अंतर, क्या अंतर है? अच्छा, ये बताओ, कॉपर का एक रॉड है, इसको आप क्या कहेंगे, कॉपर का एटम या कॉपर का एलिमेंट?
कॉपर का एलिमेंट, क्योंकि रॉड है तो उसमें बहुत सारा एटम होगा। देखो एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है ना जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन कॉपर का रॉड तो पूरा का पूरा आंख से दिखेगा। तो ये अंतर है, एटम आपको दिखेगा नहीं, एटम आपको दिखेगा नहीं, एलिमेंट आपको दिखेगा। कंपाउंड आपको दिखेगा लेकिन मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं। आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट जो केस जो चीज एलिमेंट और एटम के साथ रिलेशन है वही रिलेशन कंपाउंड का मॉलिक्यूल के साथ है। तो क्या आप एलिमेंट को समझ चुके हैं? एटम समझ में आया? क्या है एलिमेंट? प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे लोहा का रॉड, एल्युमिनियम का रॉड। क्लियर है ये? अब आइए एलिमेंट कंपाउंड पर। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के एटम के आपस में फिक्स्ड मास रेशियो में कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे हम यदि एक गिलास में पानी लेते हैं तो बताओ पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O का एक पार्टिकल, H2O का दूसरा पार्टिकल, H2O का तीसरा पार्टिकल, H2O का चौथा पार्टिकल। इस तरह से H2O का करोड़ों पार्टिकल इस बर्तन में होगा। तो ये क्या कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? H2O कंपाउंड। और यदि आप इस एक पार्टिकल को निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए इधर, पागल वगल हो गया क्या? इतना को नहीं लेगा। यदि हम इस एक पार्टिकल को निकाल लिए तब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। इट मीन्स मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, एंड कंपाउंड इज प्योर। या कंपाउंड को हम कह सकते, कंपाउंड के बारे में हम जैसे यहां पर एटम के बारे में क्या बोले, एसोसिएशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। या इसी उसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड। देख रहे हैं दोनों में वही सेम चीज है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि H2O कंपाउंड और H2O मॉलिक्यूल, इस दोनों में सही कौन है, पता ही सही कौन है? सही दोनों है, खाली दोनों का मतलब अलग। ये आपको दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। क्या समझ में आ रही है बात? जब आप कंपाउंड बोलते हैं तो एक बड़े पैमाने की बात होती है, और जब आप मॉलिक्यूल बोलते हैं तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये उसकी बात होती है जिसको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। क्या क्लियर है ये? इसी प्रकार का हाल रेडिकल का है। यदि ढेर सारा Na+ आपके बर्तन में रखा हुआ है तो ये कहलाएगा Na+ रेडिकल। और इसी में यदि आप एक को निकाल लीजिए तो ये कहलाएगा Na+ आयन। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड आयन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। समझ में आया कि बेसिकली क्या अंतर है ये? इस 6 चीज का कंसेप्ट एकदम खतरनाक रूप से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप जहां तहां उलझते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं किसको, एलिमेंट्स को। आप हेडिंग लिखे थे ना अभी, तो हेडिंग डालिए तो एलिमेंट्स। लिखिए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, एटम्स आर द एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का मतलब यहां पर है स्मॉलेस्ट particles of
एलिमेंट्स। कहना दोनों सही है। यदि एफ ई एलिमेंट लिखा गया है तो ये भी सही है। एफ ई एटम कहा गया है तो ये भी सही है। अंतर क्या है? ये ओनली वन पार्टिकल है। और ये क्या है? ये है ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। क्या इस चीज से आपको अंतर समझ में आ रहा होगा ना, दोनों का मतलब? क्या जी ये क्लियर है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आप लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग को रे समझ में आ रहा है? तुम लोग को परेशानी तो नहीं है कुछ? बेसिक देखो, बेसिक एक बार क्लियर कर लो ना। बेसिक क्लियर करने के बाद केमिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट तुमको कोई नहीं लगेगा, इतना बढ़िया से ये समझ में आएगा। अब बेसिक अगर जो क्लियर नहीं हुआ ना तो छटपटा के रह जाओगे, कुछ बुझेबे नहीं करेगा क्या हो रहा है। लिखेंगे आगे कंपाउंड। लिखेंगे प्योर सब्सटेंस formed by two or more types of elements in fixed mass ratio is called compound। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, देखिए फिक्स मास रेशियो। जैसे आप H2O लेते हैं तो इसमें निश्चित है कि 2:1 का रेशियो होगा। मास यदि निकालिएगा, देखो तो जरा, हाइड्रोजन का मास एक होता है, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का दो, 16। बताइए 1:8 का रेशियो है। इसका यही मतलब है ना कि हाइड्रोजन होगा 1 ग्राम तो ऑक्सीजन होगा 8 ग्राम। ये पूरे वाटर का यही रेशियो होगा। यदि ये रेशियो लगातार बदलता हुआ रहे तब हम उसको कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका मास रेशियो फिक्स नहीं है, तब वो मिक्सचर कहलाता है। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में फिक्स मास रेशियो में जुड़ जाते हैं तब वो प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड। और यदि रेशियो लगातार वेरी करता रहे तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसका भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे वहां पर आप क्या बोले थे, एटम्स आर द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, वैसे यहां क्या बोलना पड़ेगा? लिखिए मॉलिक्यूल्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड। एक बार फिर से हम H2O कंपाउंड लिखें तो ये भी सही है, और H2O मॉलिक्यूल लिखें ये भी सही है, दोनों सही है।
दोनों का मतलब समझ रहे हैं आप? एक चीज और सुनिए, इसी को ना H2O कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में तो भी पढ़ रहे थे। अरे इसी को ना H2O कहते हैं। इसमें ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। आप बताइए, इसको तीन पार्टिकल कहिएगा या इसको एक पार्टिकल कहिएगा? इसको तीन पार्टिकल कहेंगे या एक पार्टिकल कहेंगे? यदि ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है तो ये तीन पार्टिकल नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक पार्टिकल। और इसी को हम कहेंगे H2O, इसी को कहेंगे मॉलिक्यूल। और इसी के जैसा जैसा ढेर सारा चीज यदि भर ग्लास भर गया तो वही कहा जाएगा वाटर, मतलब कंपाउंड कहा जाएगा, H2O कंपाउंड कहा जाएगा। और अब लास्ट चीज लिख लेंगे, रेडिकल। चार्ज स्पेसिस, टाइम हो गया क्या रे? क्लास भी है क्या तुम लोग का? अच्छा इसको लास्ट कीजिए, जल्दी से लिखिए। चार्ज स्पेसिस आर कॉल्ड रेडिकल। Ions are the elementary particles of a radical. As for example, यदि हम NO3 माइनस रेडिकल लिखें तो ये भी सही है, और यदि हम NO3 माइनस आयन लिखें तो ये भी सही है। ये ओनली वन पार्टिकल को इंडिकेट करता है, ये इसी तरह के ढेर सारे यूनिट को इंडिकेट करता है। कहीं भी सिंगल सिंबल लिखा हुआ रहे, सिंगल सिंबल सिर्फ लिखा हुआ रहे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिमेंट को। दो या दो से अधिक चीजें आपस में यदि जुड़ जाएं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंपाउंड को। और चार्ज स्पेसीज रहे, चाहे चार्ज प्लस रहे, चार्ज माइनस रहे, एटम एक रहे या एटम अनेक रहे, इस सब बात से कोई मतलब नहीं है। चार्ज यदि है तो वो रेडिकल का केस होगा। ये सब हम कुछ एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो कि कौन क्या है। तो उम्मीद करें कि आप इसको बढ़िया से समझ गए हैं। अब इससे आगे का क्लास अगला दिन होगा। आप यहाँ आइएगा 4 बजे, आपको स्पेशली 4 से 5 पढ़ाने हम आते हैं। ऐसे सुबह में क्या रहता है ना कि सब स्टाफ लोग भी रहता है, हम भी रहते हैं और पहले से रहते हैं, तो कभी कभी 4:05 में या 4:10 में हो सकता है, कभी कभी लेट भी हो जाए आने में, तो छटपटा के चल नहीं देना है, ठीक है? वेट करना है कितना बजे तक? 4:20 तक। और 4:20 तक यदि नहीं पहुंच पाए हम तो जाना नहीं है, कॉल कर लेना है कि आ रहे हैं या नहीं। और मैक्सिमम चांस है कि क्लास जब बोल देंगे कि चलेगा तो क्लास चलेगा। कह देंगे, जैसे देखो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्लास चलेगा नहीं चलेगा, तो हम पहले बोल देते नहीं कि नहीं चलाना। आपको बुला के लौटा नहीं सकते हम, ये हमारी मजबूरी है। इतना परेशान होगे तुम, आओगे लौट के जाओगे तो खराब लगेगा, तुमको भी हमको भी खराब लगेगा। तो थोड़ा वेट कर लेना है बाहर में, ठीक है? ऐसे गेट खोल बोल देंगे यहाँ से तो गेट खोल देगा, 4 बजे अपना अंदर आके फैन में बैठ जाइएगा, ठीक है? आइए कल। 10 दिन तुम मन से क्लास कर लो तो 10 दिन में तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ